जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो सबसे पहले एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज एलोपैथी के पास भी नहीं है। उल्टा कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स व्यक्ति के हाजमे को खराब करने लगते हैं। फिर वो थका हारा व्यक्ति जाता है होम्योपैथी की शरण में, इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होम्योपैथी वाकई में काम करती है या नहीं, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेट 18th सेंचुरी में मेडिसिन एक ब्रूटल फील्ड थी। उस वक्त किसी भी बीमारी का इलाज करना उतना ही मुश्किल था जितनी कि बीमारी अपने आप में मुश्किल और खतरनाक थी। सैमुअल हानमैन नाम के एक जर्मन फिजिशियन ये सारी चीजों को देखकर काफी चिंता में थे। वो खुद भी एक मेडिसिन के स्टूडेंट थे और इसीलिए ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि जिस मेडिसिन को लोगों को ठीक करना चाहिए, उल्टा वही लोगों की सफरिंग का कारण बन रही है। वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने मेडिसिन को छोड़ दिया और ट्रांसलेशन की फील्ड में चले गए। एक दिन जब वो मेडिकल टेस्ट को ट्रांसलेट कर रहे थे, उनके सामने एक क्लेम आया जो कि ये था कि सिनकोना ट्री की बार्क अपनी बिटरनेस की वजह से मलेरिया को क्योर कर सकती है। अब ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतरी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस चीज को टेस्ट करेंगे। हानमैन ने सिनकोना की बार्क को पानी में गर्म किया और उसको पी गए। कुछ ही घंटों बाद उनको फीवर, चिल्स और बॉडी एक होने लगे। ये सारे के सारे सिम्टम्स मलेरिया से मैच कर रहे थे। जाहिर था कि सिनकोना बार्क ने उनको मलेरिया के सारे सिम्टम्स दे दिए थे। सिनकोना के बाद में उन्होंने आर्सेनिक, बेलाडोना और सल्फर जैसे सब्सटेंसेस को खुद पर और वॉलेंटियर्स पर टेस्ट किया और हर बार उनको सेम पैटर्न देखने को मिला। कोई सब्सटेंस जो किसी हेल्दी व्यक्ति में बीमारी पैदा कर सकता है, बिल्कुल माइन्यूट डोज में वही सब्सटेंस उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है। और यही हानमैन का गाइडिंग प्रिंसिपल बना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइक क्योर्स लाइक। हानमैन ये एक्सपेरिमेंट तो कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन उनके फेलो डॉक्टर्स, सोसाइटी, फार्मासिस्ट उनके इन एक्सपेरिमेंट्स को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे थे और मजाक बना रहे थे वो अलग से। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं था, एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास मरीज नहीं थे, उनके रेडिकल आइडियाज ने पूरे के पूरे मेडिकल वर्ल्ड को उनके खिलाफ कर दिया था। उन्होंने अपने दोस्त, इज्जत, जीवन जीने का पर्पस सब कुछ खो दिया था। लेकिन एक शाम को उनकी किस्मत पलटती है। जब वो अपने क्लिनिक में होते हैं तो वो एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर को रिसीव करते हैं और ये विजिटर जो था ये एक वेल्दी फैमिली का सर्वेंट था जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसने जर्मनी के बेस्ट फिजिशियंस को कंसल्ट कर लिया था, लेकिन कोई भी उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर इस फैमिली को एक डिस्ग्रेट डॉक्टर के बारे में पता चलता है और जब इस फैमिली के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर वो विजिट करते हैं हानमैन के क्लिनिक को। मरीज की हालत ये थी कि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। जब वो हानमैन के क्लिनिक पर आता है तो वो उसके पास बैठते हैं और उससे उसके इमोशंस, चाइल्डहुड फियर्स, उसकी क्रेविंग्स, उसके ड्रीम्स, इन सारी चीजों के बारे में पूछते हैं। जहां बाकी डॉक्टर्स उसकी बीमारी को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं सैमुअल हानमैन उस पर्सन को ही हील करने का प्रयास कर रहे थे। घंटों के केयरफुल एनालिसिस के बाद में सैमुअल हानमैन एक इकलौती दवा को सिलेक्ट करते हैं जो इस मरीज पर काम करेगी। लेकिन उसके परिवार वालों को और मेडिकल फ्रेटर्निटी दोनों को ही ये यकीन नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी कि ये दवा काम करेगी। ऊपर से वो इनकी इस दवा का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद ये दवा काम करने लगती है। उस मरीज का बुखार चला जाता है, उसकी एनर्जी लौटने लगती है और सूजन भी कम हो जाती है। 1 महीने के अंदर जिन डॉक्टर्स ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, अब वो उठ रहा था, बैठ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, यहाँ तक कि चल भी रहा था। हानमैन के इस ट्रीटमेंट की खबर आग की तरह फैलने लगी। काउंट नाम का वो मरीज अब रिकवर कर रहा था, इनफैक्ट हो भी चुका था। फिर क्या था, डेस्परेट, गरीब, सिक लोग जिनको कन्वेंशनल मेडिसिन ठीक नहीं कर पा रही थी, हानमैन को एक आखिरी उम्मीद की तरह देखने लगे थे।
हार्नमैन का घर रिफ्यूज बन चुका था जहां पर लोग शरण ले रहे थे। काउंट नाम का व्यक्ति जो कि उनका पहला मरीज था, होम्योपैथी का सबसे मुखर समर्थक बनकर सामने आया और उसने अपने इन्फ्लुएंस से पूरे यूरोप में उनकी प्रैक्टिस, हार्नमैन की प्रैक्टिस को फैलाने का प्रयास किया। और यही वो मोमेंट था जब होम्योपैथी सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी बल्कि एक रिवॉल्यूशन बन चुकी थी। जैसे जैसे होम्योपैथी जर्मनी में अपना मोमेंटम गेन कर रही थी, वैसे ही इसको दो पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ा। एक तरफ थी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इन लोगों ने हार्नमैन को एक डेंजरस फ्रॉड बुलाया और कुछ सिटीज में तो उनकी प्रैक्टिस भी बंद करा दी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने सरकार पर प्रेशर बनाकर कुछ ऐसे लॉज को पास करवाया जिन लॉज में इसकी होम्योपैथी की जो रेमेडीज हैं उनको मार्केट में बेचना मुश्किल हो गया। इस वक्त हार्नमैन 70s में थे अपने, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल भी सरेंडर नहीं किया और पेशेंटली सीक्रेसी में अपने मरीजों को ठीक करते रहे। जब हार्नमैन इस बैटल को लड़ रहे थे, उस वक्त उनके स्टूडेंट्स और फेलोज ने होम्योपैथी को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की। अब इसने बॉर्डर क्रॉस कर लिए थे, वो अमेरिका गई, ब्रिटेन गई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में पहुंच गई। इंडिया होम्योपैथी का एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग होल्ड बनकर सामने आया। इसका वजूद यहाँ तक बढ़ गया कि मल्टीपल कंट्रीज इसको लीगल मेडिसिन के तौर पर देखने लगी। स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाया जाने लगा। 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये अपनी पीक पर था। यूरोप में, इंडिया में, अमेरिका में और यहाँ तक कि एशिया में भी ये एलोपैथी का जमाना था, जिसका असर ये हुआ कि होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल सेंटर सबके सब बंद होने लगे। द ग्रेट ब्रिटेन जहां पर इसे अपना लिया गया था, वहां पर भी इसको पढ़ाया जाना बंद कर दिया गया। इसके बाद लगभग पूरी 20th सेंचुरी में होम्योपैथी ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही झेला। लेकिन इसके आखिर में लोगों के सामने फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सच्चाई आने लगी, उनको शक की निगाहों से देखने लगे और उनको ऐसा लगने लगा कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। 20th सेंचुरी में एंटीबायोटिक्स का राइज हुआ, वैक्सीन्स का राइज हुआ, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का राइज हुआ और सर्जरी ने मॉडर्न मेडिसिन को बदल कर रख दिया। लेकिन आज भी मॉडर्न मेडिसिन और होम्योपैथी के बीच की ये जो जंग है, ये जो वॉर है, ये थमा नहीं है। आज भी मॉडर्न मेडिसिन होम्योपैथी को शक की निगाहों से देखती है और इसके पीछे के वो कुछ वैलिड रीजंस भी देती है। लोग नेचुरल और होलिस्टिक ट्रीटमेंट की डिमांड करने लगे। सेलिब्रिटीज, वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स, एथलीट्स, इन लोगों ने एक बार फिर से लोगों का इंटरेस्ट होम्योपैथी में जगाया। और फिर क्या था, 21st सेंचुरी की शुरुआत में होम्योपैथी एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में आ गई। और ये रीजंस हैं कि जब मॉडर्न मेडिसिन किसी भी क्लिनिकल ट्रायल्स पर खरी उतरती है, तभी उसको प्रैक्टिस में आने दिया जाता है। जब वो किसी क्लिनिकल ट्रायल पर अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म करेगी, इफेक्टिव होगी, तभी उसको मार्केट में आने दिया जाता है, वहां पर आने की इसको परमिशन होती है। लेकिन होम्योपैथी के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो सारे के सारे एक ही बात कंक्लूड करते हैं कि होम्योपैथी का जो इफेक्ट है वो प्लासिबो इफेक्ट की वजह से है। इस इफेक्ट का मतलब ये है कि मरीज होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उनको लेकर इसलिए बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि वो दवा खा रहे हैं। तो बेसिकली होम्योपैथी का जो इफेक्ट है वो प्लासिबो इफेक्ट की वजह से होता है। ये साइकोलॉजिकल है, ना कि दवाओं की इफेक्ट की वजह से मरीज को आराम मिलता है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया की नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने 1800 स्टडीज को रिव्यू किया और ये डिक्लेयर किया कि देयर इज नो रिलायबल एविडेंस दैट होम्योपैथी वर्क्स फॉर एनी कंडीशन। इसके बाद 2017 में यूनाइटेड किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विस ने होम्योपैथी को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि ये टैक्स पेयर्स की मनी का वेस्टेज है। लेकिन फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में आज भी होम्योपैथी को प्रैक्टिस किया जाता है। अब हो सकता है कि होम्योपैथी वाकई में काम करती हो, लेकिन स्टडीज तो किसी और तरफ ही इशारा करती हैं। वो सारी की सारी स्टडीज यही कहती हैं कि होम्योपैथी का जो इफेक्ट है वो साइकोलॉजिकल ज्यादा है, एक्चुअल कम। तो अगर आपको ये होम्योपैथी के बारे में वीडियो समझ में आया हो या अच्छा लगा हो, तो इसको एटलीस्ट एक इंसान के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।